नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में हम अब तक जानकारी से आपको बता दें कि सेकेंड ईयर में आपको 3 और 4 दोनों सेमेस्टर पढ़ने हैं, जिसमें हमने 3 सेमेस्टर का पूरा सॉल्यूशन करके चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसमें हम 4th सेमेस्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम 6 पार्टों में अब तक वीडियो का सॉल्यूशन करके चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ये हमारा जो पार्ट है, ये पार्ट नंबर 7 होगा। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर के हैं और उनको सीबीटी एग्ज़ाम देना है, तो वो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और समझें। यदि किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आईटीआई लेवल के, जैसे यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपीआरवीएनएल, डीएमआरसी, यूपीएमआरसी, एनसीएल, एनएफएल, इस टाइप के कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये असाइनमेंट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस असाइनमेंट से भी क्वेश्चन उन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आने की संभावना रहती है। और आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को मैं बता दूं कि इस असाइनमेंट से 100% हूबहू क्वेश्चन आपको सीबीटी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने 80 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। आज हम 81 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप इस चैनल से जुड़िए, आपको हम इलेक्ट्रिकल की अच्छी तैयारी कराने का भरपूर प्रयास करेंगे और अच्छा से अच्छा आपके बीच हम कंटेंट लाते रहेंगे। अभी कुछ आपको मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट का मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। फिर एक बार मैं बता दूं कि मुझे यूट्यूब द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है, तो आप सभी स्टूडेंट अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें यूट्यूब द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने की अनुमति मिल जाएगी। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी लाइव क्लास, WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का लाइव क्लास, और साथ ही साथ एक अपने न्यू इंडियन आईटीआई कॉलेज के ही आलोक सर हैं, वो इसी चैनल पे फीटर थ्योरी पढ़ाएंगे, जो कि फ़िलहाल अभी उनका क्लास बंद रहेगा। 1 अप्रैल से हम प्रयास करेंगे कि फीटर थ्योरी कंटिन्यू इस चैनल पे वीडियो आने लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। 81 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या उद्देश्य होता है। तो 2 अर्थिंग करने का उद्देश्य ये होता है कि अगर कोई एक किसी कारण विफल हो जाए, मतलब किसी कारण काम न करे, तो एक पहले से रिजर्व रहे, अर्थात उस इंस्ट्रूमेंट, उपकरण और ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए काम करे। तो यही कारण होता है कि इसमें 2 अर्थिंग किया जाता है, ताकि एक अगर किसी कारण ऑपरेट नहीं हो पाए तो दूसरा ऑपरेट हो जाए। ऑप्शन जो इसका ए दिया हुआ, पैनल बोर्ड धातु बक्से में रखे, नहीं। बी जो है पैनल बोर्ड में स्ट्रेस क्षति को नियंत्रित करे, ये भी नहीं होगा। पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करेगा, वोल्टेज ड्रॉप तो कम होगा नहीं इससे।
डी जो है अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 82, इसमें कह रहा है कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। लिमिट स्विच जो होता है उसमें टाइमिंग आप सेट कर दीजिए, उस टाइम पर अपने आप वो ऑपरेट हो जाता है, मैनुअली ऑपरेट हो जाता है। कब? टाइम सेटिंग होती है 1 मिनट 30 सेकंड, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप उसमें टाइमिंग सेट करेंगे और उस टाइमिंग पर वो ऑपरेट हो जाएगा। तो जितने भी लिफ्ट होती हैं, लिफ्ट जो कि आप रेलवे स्टेशन पे भी आप देखे होंगे, तो उसमें जो सेटिंग लिमिट स्विच का किया जाता है उसी लिफ्ट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। वैसे आप स्टार्टर में भी लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, मोटर को मैनुअली एक टाइम पर सेट करने के लिए कि इस टाइम पर ऑटोमेटिक बंद हो जाए और चालू हो जाए। तो यहाँ फिलहाल जो है लिमिट स्विच का हम प्रयोग लिफ्ट में करेंगे। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है लिफ्ट सर्किट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा स्टार्टर में भी लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। जैसे स्टार्टर होता है DOL स्टार्टर, DOL स्टार्टर इसका फुल नेम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। उसके बाद होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसके बाद होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इस टाइप के स्टार्टर में भी लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 83, इसमें कह रहा है कि एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है। तो नियंत्रण सर्किट है तो प्रोटेक्शन सर्किट, इसमें जो हम रिक्वायरमेंट का चयन करेंगे वो NVC से करेंगे। NVC को कहते हैं नो बोल्ट क्वाइल, इससे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। और जानते ही है सर्किट एक नियंत्रण सर्किट हो गया, एक आपका लाइट एंड फैन सर्किट हो जाएगा और एक पावर सर्किट हो जाएगा। इसमें लाइट एंड फैन में क्या रिक्वायरमेंट होता है, पावर सर्किट में क्या रिक्वायरमेंट होता है, इसका अभी जस्ट एक क्वेश्चन आगे मिलेगा, उसमें हम इसका एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल यहाँ जो होगा नियंत्रण सर्किट का जब हम चयन करेंगे, रिक्वायरमेंट करेंगे, तो वो NVC के रिक्वायरमेंट से होगी। अर्थात NVC का फुल नेम जो होता है, याद रखिएगा NVC का फुल नेम पूछा जाता है, इसका फुल नेम होता है नो वोल्ट क्वाइल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नो वोल्ट क्वाइल रेटिंग के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 84, इसमें कह रहा है कि संयोजक चयन करने के लिए मापदंड क्या होता है। संयोजक कनेक्शन का चयन करने के लिए आप किसका रिक्वायरमेंट लेंगे, यानी किसको देख करके आप चयन करेंगे, तो वो होता है वोल्टेज और दूसरा होता है लोड। ठीक, वोल्टेज और लोड, आपके लोड कितने हैं उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कांटेक्ट पॉइंट को वरीयता देंगे। ऑप्शन जो ए है आपूर्ति का प्रकार नहीं होगा, बी जो है जुड़े हुए लोड का प्रकार ये भी नहीं होगा। अगला जो है सी नंबर आपूर्ति वोल्टेज और लोड, यानी सप्लाई वोल्टेज और लोड पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, इसमें कह रहा है कि पेच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। मतलब कि पैनल बोर्ड में आप MCB लगाते हैं, ORL लगाते हैं। MCB का फुल नेम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और इसकी रेटिंग जो होती है 5 एम्पियर से 60 एम्पियर, या इसका अपडेटेड एक डाटा आ गया है 6 एम्पियर से 63 एम्पियर तक होती है। दोनों आपको डाटा में से कोई एक एग्जाम के ऑप्शन में मिलेगा। याद रखिएगा MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये मैन्युअली ऑपरेट होती है और ये प्रोटेक्शन जो देती है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है। OLR जो होता है ओवरलोड क्वाइल होती है, ये जो होता है ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा, तो पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में हमने एक ड्रीन रेल के बारे में आपको समझाया था। ड्रीन रेल जो होता है ऐसे होता है और इसी पर इस MCB को स्लाइड नुमा चला दिया जाता है, अब इसमें फंस जाता है। जब आप
पैनल बोर्ड देखेंगे तो MCB आइसोलेटर वो लगे रहते हैं। तो इसी स्क्रू का, बिना स्क्रू के जिसका हम प्रयोग करते हैं वो डीन रेल होता है। अर्थात इसमें भी क्वेश्चन कहा है कि बिना पेच का प्रयोग यानी डीन रेल होगा। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो ही डीन रेल दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, इसमें कह रहा है कि किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड के हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। आ गई वही बात, OLR, ओवरलोड क्वाइल। तो ये जो होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। साथ ही साथ मोटर में एक रिले लगी रहती है, वो रिले का नाम जो होता है वो थर्मल रिले होता है। जब मोटर हीट होती है तो वो साथ ही साथ थर्मल रिले हीट इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है और वहाँ से हीट होती है, ब्रेक होती है और उस मोटर की रक्षा करती है। अर्थात यहाँ पे ओवर हीटिंग हो गया या ओवरलोड हो गया तो वह जो रिले है वो हीट हो जाती है और मेक एंड ब्रेक मतलब ब्रेक करा देती है। तो वो जो उससे चलता है उपकरण वो बच जाता है। अर्थात ओवरलोड और ओवर हीटिंग से कौन बचाता है? थर्मल रिले बचाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, थर्मल रिले। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिमिट स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लिमिट स्विच का आप स्टार्टर में भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ लिफ्ट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, इसमें कह रहा है कि नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का कहाँ उपयोग किया जाता है? जी चैनल का। तो जी चैनल का उपयोग किया जाता है दो कांटेक्ट पॉइंटों को फिक्स करने के लिए जीन रेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे तो लिखा गया है कि सिरे संयोजक को ठीक करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, इसमें कह रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य होता है? लिमिट स्विच का कार्य ये होता है कि लिमिट स्विच, जब आप लिमिट स्विच को एक टाइमिंग पर जब आप सेट कर देंगे तो उस टाइमिंग के बाद वो ऑपरेट हो जाएगा, या यदि ऑपरेट है तो टाइमिंग के बाद ऑफ हो जाएगा। ये लिमिट स्विच का है। लिमिट स्विच अगर स्टार्टर में लगा है तो उस स्टार्टर से अगर कोई मशीन चल रही है तो उस मशीन को हम इतने समय बाद स्टार्ट और इससे इतने समय बाद ऑफ कर सकते हैं। यही लिमिट स्विच का काम होता है। ऑप्शन जो ए है, अधिक गर्मी से मशीन को नियंत्रित करना, ये नहीं होता है, ये थर्मल रिले का काम होता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसका, वो मशीन को ओवर स्पीड से नियंत्रित करना, ये भी थर्मल स्विच का है या ओवरलोड रिले का काम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है मशीन को ओवरलोडिंग से, ये भी ओवरलोड क्वाइल का काम होगा, तो ये भी नहीं होगा। डी जो है किसी भी मशीन की दूर गति को नियंत्रित करना, अर्थात टाइम आपने सेट करके वहाँ से अगर कहीं दूरी भी आपकी हो गई तो अपने आप उस टाइम के बाद मशीन ऑफ हो जाएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किसी भी मशीन को दूर गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 89 नंबर, इसमें कह रहा है कि एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक चक्र क्या होता है? आप जानते भी होंगे कि जब इंडक्टिव सर्किट होता है तो इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग होती है इंडक्टिव सर्किट में। साथ ही साथ ये इंडक्टिव सर्किट का है कि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज जो होता है वह करंट से 90 डिग्री लीड करता है, या दूसरी भाषा में इसी को कह सकते हैं आप कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। बात एक ही हो गई। अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो इसमें होगा, ये प्योर के लिए हम बता रहे हैं, अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो इसमें जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी, या दूसरी भाषा में इसको आप कह सकते हैं कि इसमें वोल्टेज जो होगा वो करंट से 90 डिग्री
लैग करेगा, जो कि यहाँ आप देख भी रहे होंगे। तो इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रेरक भार है, मतलब इंडक्टिव भार तो है लेकिन साथ ही साथ रजिस्टिव भी है। तो इसके लिए जब साइकिल चक्र होता है तो साइकिल चक्र 2 में ऐसा कंडीशन होगा कि रजिस्टिव और इंडक्टिव का गुण होगा, अर्थात AC1, AC2, AC3 और AC4। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा रजिस्टिव एंड इंडक्टिव का, वो AC2 में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है AC2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 90 नंबर, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए, साथ ही साथ ITI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के CBT एग्जाम के लिए। इसमें कह रहा है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजक का सही क्रम कौन सा होता है। तो इसमें जो संयोजक का क्रम होगा, इसमें पहला नंबर स्टार होगा, उसके बाद एक मेन स्विच आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका टाइमर लग जाएगा और उसके बाद डेल्टा हो जाएगा। टाइमर का काम होता है इस स्टार कनेक्शन को एक टाइम पर डेल्टा में कन्वर्ट करने का काम टाइमर का होता है, एक फिक्स टाइम पर जिस पर आपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट किया हुआ है। तो यहाँ जो क्वेश्चन का क्रम पूछा है, आपने देख लिया कि स्टार होगा, उसके बाद आपका मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट या मेन स्विच आएगा, उसके बाद टाइमर आएगा और उसके बाद डेल्टा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है स्टार, मेन, टाइमर, डेल्टा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा, स्टार, मेन, टाइमर, डेल्टा। ये क्वेश्चन आपके CBT एग्जाम में सेकेंड ईयर के आया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 91 नंबर, इसमें कह रहा है कि नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट का कार्य क्या होता है। नियंत्रण ट्रांसफार्मर जो होता है उसका काम होता है AC वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम होता है। तो इसमें एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर का काम होगा, वो सहायक सर्किट संचालित करने का काम होता है। वैसे ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है और ये सदैव AC पर ही काम करती है, और ट्रांसफार्मर का काम होता है AC के वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको करते हैं। यहाँ जो होगा नियंत्रण पट के बारे में पूछा है, तो इसमें सहायक सर्किट को संचालित करने के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 82 नंबर, इसमें कह रहा है कि क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइमर डिले बंद है। मतलब एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है और उसमें टाइमर एक डिले के बाद बंद है, तो वो जो मोटर का व्यवहार होगा वो सदैव डेल्टा में ही चलती रहेगी। ऑप्शन जो ए है, शुरू होगी रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा, चलती रहेगी, क्योंकि टाइमर का काम है स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना। सामान्य रूप से चलेगी, ये भी नहीं होगा, स्टार में चलेगी, ये भी नहीं होगा, डेल्टा में ही चलती रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपने देखा कि जो क्रम है वो पहला स्टार है, इसके बाद मेन कॉन्टैक्ट मेन स्विच आ जाएगा, उसके बाद टाइमर आ जाएगा, उसके बाद डेल्टा हो जाएगा। इसका क्रम आप जरूर स्टूडेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, इसमें कह रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। पीवीसी का पहले आप फुल फॉर्म जानिए। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अब ये जो होती है ना, ये आप देखेंगे कि आपका जब छत की सेंटरिंग की जाती है तो उसमें वायर को डालने के लिए एक वायरिंग होती है, अंडरग्राउंड वायरिंग या डक्ट वायरिंग या छिपी हुई वायरिंग। तो इसमें यही गोल पीवीसी की ही पाइप डाली जाती है, और इसी में जब सेंटरिंग हो जाती है यानी घर की ढलैया हो जाती है तब वायरिंग किया जाता है, तो इसी में वायर को दौड़ाया जाता है। तो
इसी में वायर को दौड़ाया जाता है, अर्थात जब हम वायरिंग करते हैं घरों का तो उसमें तारों के लिए रास्ता प्रदान करता है ये पीवीसी वायर, पीवीसी कंड्यूट चैनल। ये पाइप नुमा होती है, याद रखिए पाइप, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, इसमें कह रहा है कि नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या होता है। थर्मल ओवरलोड रिले का क्या उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्शन देता है। ये इंडक्शन के इफेक्ट पर काम करती है थर्मल ओवरलोड रिले। जब ये हिट होगी तो ब्रेक हो जाएगी और उस मशीन को डिस्कनेक्ट कर देगी सप्लाई से और मशीन जो है वो बच जाएगी। ऑप्शन नंबर आप डी में देखेंगे तो लिखा है कि मोटर को ओवरलोडिंग और ओवरहीटिंग से बचाने का काम होता है थर्मल ओवरलोड रिले का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, 95 कह रहा है कि औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर इंडस्ट्रियल में कोई मोटर का अनुप्रयोग मतलब प्रयोग किया जा रहा है तो उसका कंट्रोलिंग की क्यों आवश्यकता होती है। अर्थात कंट्रोलिंग की यह आवश्यकता होती है कि मशीन को अपनी इच्छा अनुसार और रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसका सटीकता से प्रचालन कर सकने के लिए, अर्थात उसका हम टेक्निकल भाषा में ऑपरेशन करने के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन जो ए है वो अधिक भार साझा करने के लिए नहीं, बी जो है बिजली की खपत को कम करने के लिए, ये भी नहीं होगा, सी जो है परिचालन लागत को कम करने के लिए, ये भी नहीं होगा, डी जो है ऑपरेशन को सटीकता बनाने के लिए, जब चाहा हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार मशीन को चलाया, रिक्वायरमेंट नहीं है मशीन को बंद कर दिया, अर्थात सटीकता से चलाने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।